गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। ग्रो वाइड फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मेरा मैसेज कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बात करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चैन की नींद। चैन की नींद कैसे सोएं? आपको अभी ये लगता होगा कि बाज़ार कल गिर जाएगा, मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू इतनी गिर जाएगी, मार्केट कल बढ़ जाएगा, मैं कब लगाऊं, कब हटाऊं, क्या प्रॉफिट बुक करूं, क्या और देश की तरह यहाँ भी तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। एक कस्टमर मेरे से बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश की सिचुएशन यहाँ हो गई तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम एज ए इंडियन भारत पे, भारत सरकार पे, भारत के सिस्टम पे प्राउड फील करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा चैन की नींद कैसे सो सकते हैं हम लोग। चैन की नींद हम लोग मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन करके सो सकते हैं। इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा आज कि अगर इस वक्त अगर बाज़ार 80,000 की दहलीज को पार करके नीचे ऊपर हो रही है, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर हैं, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करनी चाहिए, क्या सलाह है। इस पे हर एक लोगों का पोर्टफोलियो कस्टमाइज होता है, अलग अलग होती है, अलग अलग रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मैं पिछले कई वीडियो में ये बात किया हूँ कि हमें एसेट एलोकेशन को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अगर मेरे पास अभी 100 रुपीज़ 100 रुपये हैं मार्केट वैल्यू, तो हमें क्या करनी चाहिए जिससे हमें चैन की नींद सो सकें। हमें ये नहीं 12 बजे रात को या 2 बजे देखनी चाहिए कि नेस्डेक कितना गिर गया, क्या जापान फिर से तो येन क्राइसिस नहीं हो गई वहाँ पे, क्या बांग्लादेश में फिर से लड़ाई तो नहीं हुई, चाहे ईरान की लड़ाई हो, रसिया की हो, कुछ भी हो। हमें अपनी पोर्टफोलियो को ये सबसे बचा के कैसे रख सकते हैं जिससे इसकी इम्पैक्ट कम हो। इसका एक ही दवाई है, एक ही रामबाण इलाज है, जिसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है हम अपने 100 रुपीज़ को अलग अलग एसेट में लगा के कैसे रखते हैं। अगर मुझे अपने पैसे को अभी एसेट एलोकेशन करनी पड़े तो मैं क्या करूँगा, या एक नॉर्मल थंब रूल ये अभी की सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। सबसे पहले 100 रुपये को हम 70% के करीब इक्विटी में रखनी चाहिए। ये अलग अलग पर्सन का वैरी करेगा, किसी का 50% होगा, किसी का 40% होगा, किसी का 90% होगा। रिस्क लेने की एपेटाइट जिसकी जितनी है, जितनी एज ज़्यादा होगी इक्विटी की परसेंटेज कम होनी चाहिए, जितनी एज कम होगी इक्विटी की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। रिमेनिंग 30% को हम लोग डेट में रखनी चाहिए, जो समय समय पे चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, कि वो मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें इक्विटी की परसेंटेज कम करनी चाहिए, अगर बाज़ार नीचे जा रही है तो हमें अपनी इक्विटी की परसेंटेज बढ़ाते रहनी चाहिए। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बातचीत करें, हमेशा करते रहिए, इन टच रहिए कि हमें इक्विटी की परसेंटेज कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कब बढ़ाना है, क्या सिचुएशन नेगेटिव आ रही है। अभी नेगेटिव फैक्टर देखते हैं तो यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है कि अभी सितंबर में फिर से क्या होने वाली है। अगर बढ़ के आएगी तो बाज़ार थोड़ी सी गिरेगी। येन क्या स्टेबल हो गया वहाँ पे, येन क्राइसिस, उस पर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ध्यान रखनी चाहिए। बांग्लादेश वाली इशू ज़्यादा क्राइसिस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी छोटी है, हम लोग ज़्यादा उस पर, या और वर्ल्ड के लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा चिंता होने की बात नहीं है। बट हाँ, ईरान और जो रसिया की लड़ाई है उसमें थोड़ी सी कंसर्न जरूर है, तो मैं इस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करूँगा। मैं अब 70% अगर इक्विटी है तो उस पर हमें लार्ज कैप कितनी रखनी चाहिए। अब पीछे अगर 3-4 सालों में देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप ने बहुत अच्छी मार्जिन से लार्ज कैप को बीट किया है। ग्रोथ के स्टॉक चले नहीं है, आईटी चला नहीं था, फार्मा का भी वही हाल है, बैंकिंग भी उसी तरह से नहीं चला, सब अंडर परफॉर्म किया है। तो लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, लिक्विडिटी की वजह से हो या बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं जिसकी वजह से हुआ हो।
अभी हमें अब क्या करनी चाहिए, तो 70% जो मेरी इक्विटी है उसकी 40% के करीब, 70% का अगर मैं देखूं तो 70% का हमें 40% हमें इक्विटी लार्ज कैप में रखनी चाहिए, ब्लू चिप कंपनी में, सो दैट कि अगर मार्केट गिरता भी है तो लार्ज कैप आपको ज़्यादा नहीं गिरेगा, वो आपकी पोर्टफोलियो को एक स्क्रीन्ड करेगा, बचा के रखेगा। तो 40% वहाँ रख दिया। जो रिमेनिंग मेरे पास 30% बचता है 70% में से, उस पे से 10% स्मॉल कैप, 10% मिड कैप, अच्छे मिड कैप, अच्छे स्मॉल कैप में रखनी चाहिए। बिल्कुल जीरो ना करें, जैसे बोल रहे हैं ओवर वैल्यूड बहुत है, बट हम बिल्कुल जीरो ना करें, ये मेरी सजेशन होगी। अच्छी कंपनियों के स्मॉल कैप और मिड कैप को रखें। वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारी पॉकेट अभी अंडर वैल्यूड भी है या ठीक ठाक प्रीमियम पे है। रिमेनिंग जो आपके पास 20% 10% है, वो 10% को मैं बोलूँगा या थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप को घटा के थोड़ा सा यहाँ पे और फोकस ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं थीमेटिक। मैं हाईली बुलिश हूँ थीमेटिक को लेके, चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हो, या किसी भी सेक्टर का लेते हैं। पर्टिकुलरली आईटी भी अंडर वैल्यूड ही दिख रहा है मुझे अभी। अगर यूएस में रिसेशन वगैरह नहीं आती है तो मैं उस पर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर रिसेशन आती तो फिर वो थोड़ी सी वहाँ पे डिमांड कम आएगा, तो आईटी फिर मेरे को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बट पर्टिकुलरली मैं रोड, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी है, या थीमेटिक है, नेचुरल एनर्जी है, एनर्जी कैटेगरी है, जिसमें मोदी साहब बात करते रहे हैं हमेशा कि एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, वो चल भी रहा है। या आने वाले टाइम में हमें अगर देखेंगे कि ईवी मॉडल में सारे चेंज हो रहा है, तो पेट्रोल डिमांड हो जाएगी, डीजल की कम हो, वो ईवी मॉडल में चल जाएंगे। तो मैं बैटरी सेगमेंट हो गई या उससे रिलेटेड जितने भी चिप्स वगैरह हो गए इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो उस सारे सेक्टर पे हमें पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हैं। थीमेटिक हमें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। हाँ, 30% जो डेट है, अब डेट का क्या करनी चाहिए हमें। अब रेट कट की सिनेरियो है या रेट हाइक की सिनेरियो है, अभी यूएस में भी रेट कट होना ही होना है, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। जहाँ हम लोग पहले 1% सोच रहा था, अब वो हो सकता है 2% भी रेट कट कर। हाँ, इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, थैंक टू दी आरबीआई गवर्नर एंड सिस्टम अपनी जो इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल ही रहा है। अभी जो परसों डेटा है 3.54% के करीब कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा है, बहुत ही अच्छी है वो। तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल है, फिर भी रेट कट होगा ही होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर फेड रेट कट करेगा तो इंडिया में भी होगा। अगर रेट कट होंगे तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट है, जिसको बोलते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर हो गया, भारत बॉन्ड हो गया, या और भी लॉन्ग टर्म पेपर जिसमें 10 साल 15 साल के पेपर है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, 10-15 साल के पेपर वाले में आप 20% को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीसेक वाले में कोई भी, क्योंकि जब रेट कट 1% का होगा तो डबल डिजिट से ऊपर की रिटर्न आने की उम्मीद है। और मैं हाईली बुलिश हूँ कि अगर 2-3 साल के, चाहे वो एफडी से मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगा ही देगा। रिमेनिंग 10% आप रख सकते हो कैश में, मतलब लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड नहीं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म फंड में, जिस ये बैंकिंग पीएसयू डेट फंड में रख सकते हो, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कहाँ पे, जब मार्केट गिरती है तो उसको इंक्रीज करने में अपनी परसेंटेज को, कि हमें इक्विटी परसेंटेज बढ़ाना है। ये कैटेगरी 15 से 20 भी हो जाएगा जब मैं इक्विटी को कम करूँगा, लेकिन ये परसेंटेज फिर मेरा 0 भी हो जाएगा 10% वाली, जब मैं इक्विटी की परसेंटेज बढ़ा दूंगा। अगर इस तरह से अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो बना के अपना पूरी इन्वेस्टमेंट की अगर आप रखते हैं, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की, मैं भी इंश्योरेंस इस पर नहीं कर रहा हूँ या कोई चीज़ नहीं जोड़ रहा हूँ, इमरजेंसी फंड आपका यही काम करेगा, जो शॉर्ट टर्म फंड है, एक दिन में रिडीम हो जाता है और आ जाता है पैसे। तो अगर मार्केट 10% भी गिर जाती है, ओवर वैल्यूड है, लगता है कि एक छोटी सी ट्रिगर होगी और मार्केट गिर जाएगी, गिरने तो कोई बात नहीं। मेरा लार्ज कैप है, स्मॉल एंड मिड कैप में मैं बहुत कम ही हूँ, तो मेरा गिरेगा तो मेरे लिए अच्छा ही है। मैं दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन में। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा जो 70% पोर्टफोलियो है वहाँ बढ़ जाएगी, मैं फिर इक्विटी परसेंटेज कम कर दूंगा। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मेरा जो डेट वाला पोर्शन है वो मैं धीरे धीरे करके उस पर मैं पंप करते जाऊंगा, फिर जब मार्केट वापस ऊपर आएगी तो मेरा ओवरऑल रिटर्न और बढ़ जाएगी। तो इससे मेरी रिस्क मिनिमाइजेशन हो जाएगा और रिटर्न मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा।
तो ये मैं आपको इसलिए मैं बोलता हूँ चैन की नींद, इस टॉपिक को, इस वीडियो का नाम ही रखा हूँ चैन की नींद सोएं। ये मॉडल पोर्टफोलियो फॉलो करें। अगर इसमें आपका और भी कोई डिटेल चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। आप हमेशा एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए, चैन की नींद सोइए। आप सभी को फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कीप इन्वेस्टेड, हमेशा इन्वेस्ट करते रहिए, बिल्कुल नहीं घबराएं बाजार से। जय हिंद, जय भारत।